हेलो बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं एसके तिवारी, भूगोल विषय विशेषज्ञ, आज अपने इस भौतिक भूगोल सीरीज के साथ उपस्थित हुए हैं। बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले पिछले टॉपिक में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के साथ साथ हम लोग महासागरीय नीतल और महाद्वीप की उत्पत्ति पर हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से महाद्वीप एवं महासागरीय नीतल के संदर्भ में बताने का प्रयास किया। लेकिन सबसे जो प्रमुख संकल्पना थी, महत्वपूर्ण संकल्पनाएं थी, वह था लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत, जैसा टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए थे। उम्मीद है आप लोग समझे भी होंगे। इसके साथ हम लोगों ने वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह यानी विस्थापन के सिद्धांत पे भी चर्चा किए थे। ठीक, तो लोथियन ग्रीन और वेगनर, इन दोनों ने अपने अपने तरीके से महाद्वीप और महासागरीय नीतल के संदर्भ में, जो कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं, के बारे में बताने का प्रयास किया। बच्चों, इसी के संदर्भ में जो अगला हमारा चैप्टर है वह 6 नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो सेमेस्टर प्रणाली लागू हुआ है, उसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर के भौतिक भूगोल की सीरीज को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको स्टडी करा रहे हैं, ताकि आगे चल करके आपको अध्ययन में बहुत आसानी और सुगमता हो सके। तो आज इसी छठे चैप्टर के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं, और आज का जो बच्चों टॉपिक है वह है भू संतुलन, आइसोस्टेसी। इसी पे हम लोग आज चर्चा भी करेंगे। भू संतुलन है क्या? सोचें आप, तो वास्तव में भौतिक भूगोल में सभी पहलू अपने आप में रहस्य से भरे हुए हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी पे बहुत बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के भूस्वरूप हैं। पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है, घाटी है ना? और सबके रूप भी अलग हैं, सबके आकार में अंतर है, सबकी संरचना में अंतर है। उसके बावजूद एक कैसे अपने को संतुलन की स्थिति में बनाए हुए हैं, इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, और यही हमारा आज का टॉपिक भी है। आपको पता है कि इतनी बड़ी पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष पे घूम जाती है। तो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर ये जो विभिन्न प्रकार के भूस्वरूप हैं, उच्चावची स्थलाकृतियां हैं, वो कैसे संतुलन की स्थिति बनाए हैं, यही जानने के लिए हम लोग इस चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं, और इसी पे आज हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन चलेगा। बच्चों, सामान्य तौर पे यदि हम जाने कि भू संतुलन है क्या, तो जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न भार के उच्चावच हैं धरातल के ऊपर, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, इस सभी की जो स्थिरता की स्थिति है, उसी स्थिरता की स्थिति की हम लोग भू संतुलन या आइसोस्टेसी के नाम से जानते हैं। ठीक ना? वास्तव में यह जो संतुलन की दशा है, यह संतुलन की जो स्थिति है, ये कैसे संभव है कि आकार भी भिन्न है, फिर भी ये लोग सबके सब अपने को व्यवस्थित रूप में रखे हुए हैं, ये किन कारणों से है? ठीक, इस पे थोड़ा सा हम देखें तो सामान्य तौर पे जो भू संतुलन है वह अंग्रेजी के आइसोस्टेसी से मिलके बना है, और ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस शब्द से मिलके बना हुआ है। आइसोस्टेसियस और आइसोस्टेसियस का तात्पर्य होता है बच्चों सम स्थिति, या हम लोग कह सकते हैं संतुलन की स्थिति, सम स्थिति या संतुलन की स्थिति। ठीक,
यह जो विचारधारा है यह आया कब, इस विचारधारा का भूसंतुलन के इस संकल्पना का विकास कैसे हुआ, तो थोड़ा सा इसके हम लोग ऐतिहासिक बैकग्राउंड पे जाएं तो देखेंगे आप इस संकल्पना के विकास के संदर्भ में पहले से पियरे बैकवर्क महोदय ने इस पे पहले से ही शोध का कार्य प्रारंभ किया था और वह शोध का स्थान था एंडीज पर्वतमाला। क्या था बच्चों? एंडीज पर्वतमाला में 1735 ईस्वी से लेकर के 1745 ईस्वी के दौरान जो 10 साल का अंतराल रहा है उसमें इक्वाडोर, आप जानते होंगे इक्वाडोर एक देश है और इक्वाडोर के चिंबा राजो ज्वालामुखी पर यह शोध का कार्य कर रहे थे और उस शोध के दौरान बच्चों इन्होंने जो साहुल की लाइन होती है जिसको हम लोग फ्लून लाइन बोलते हैं, फ्लून लाइन या साहुल रेखा, ठीक, उस साहुल रेखा को एंडीज पर्वत अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा था, यानी एंडीज पर्वत का उस साहुल रेखा के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और इसी के बाद भारत में चूंकि यह संकल्पना हमारे देश में जब जॉर्ज एवरेस्ट महोदय थे, भारत में गुलाम भारत या जिसको जब अंग्रेजों के हम अधीन थे, तो जॉर्ज एवरेस्ट महोदय के नेतृत्व में सिंध गंगा का मैदानी भाग है, सिंध गंगा का मैदानी भाग, और उसी मैदानी भाग में अक्षांशों के निर्धारण के लिए शोध का कार्य चल रहा था जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में। एवरेस्ट महोदय के निर्देशन में यह शोध का कार्य प्रारंभ था और उन्होंने शोध के दौरान सिंध गंगा का जो मैदानी भाग है उसमें 2 स्थानों का चयन किया। एक था आपका कल्याण और दूसरा था कल्याणपुरम। इन्हीं 2 स्थानों पे अक्षांश रेखाओं के निर्धारण का कार्य चल रहा था और इसी के निर्धारण हेतु जॉर्ज एवरेस्ट महोदय ने विभिन्न उपकरणों के साथ अक्षांशों के निर्धारण हेतु कार्य जारी किया था, सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया था। तो उन्होंने व्यापक पैमाने पर अंतर देखा 5.236 का, और उसी अंतर से यह थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए क्योंकि इतना अंतर नहीं आना चाहिए था। जो 5.236 इंच की जो अंतर आ रहा था दोनों स्थानों के बीच में अक्षांश रेखाओं का, वह उतना नहीं आना चाहिए बल्कि कुछ और आना चाहिए था। और आ क्यों रहा है इसको भी लेकर के उनके अंदर एक जिज्ञासा बनी थी कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या ऐसे रीजन है, क्या कारण है कि यह जो साहुल रेखा है, फ्लो लाइन है, वो प्रभावित हो रही है। तो इसी को लेकर के इन्होंने तत्कालीन समय के जो भूगोलवेत्ता थे, विद्वान थे, भूगोलशास्त्री थे, जॉर्ज एरी, प्राट, जोली, बोवी, आर्थर होम्स, और उन्हीं के पास इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आंकड़ों को लेकर के गए और इस संकल्पना का यहीं से विस्तार और इस पे कार्य प्रारंभ शुरू होता है। यह इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सामान्य तौर पे थोड़ा सा आप देखें तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जान लें, आइसोस्टेसी के बारे में। हालांकि अर्थ तो पता ही है, लेकिन आगे चल करके आर्थर होम्स महोदय ने इसे परिभाषित करने का भी कार्य किया है और वो बताते हैं अपनी परिभाषा में कि संतुलन की वह दशा जो स्थल के बड़े बड़े भागों में पाई जाती है। स्थल के बड़े बड़े भाग यानी बड़े बड़े भाग से तात्पर्य है
पर्वत, पठार, मैदानी क्षेत्रों से, सबस्थली क्षेत्र हैं जो विभिन्न सतह पर, धरातली सतह पर जो पर्वत, पठार, मैदान हैं आदि के रूप में फैले हैं, धरातल के बड़े बड़े भाग पर हैं और वो पर्वत, पठार, मैदान के रूप में है, इनका स्वरूप ये है, फैले हुए हैं, उनके बीच जो संतुलन है उसी को हम लोग संतुलन या भू संतुलन के नाम से जानते हैं या कहते हैं, ऐसा इनका मानना है। आर्थर होम्स ने अपनी इस परिभाषा में बताने का कार्य किया है। ठीक, यह भू संतुलन से संबंधित चीजें थी। अब चल करके हम लोग, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब कल्याण और कल्याणपुरम नामक दोनों स्थानों का सर्वे का कार्य जॉर्ज एवरेस्ट महोदय कर रहे थे, कल्याण व कल्याणपुरम, तो जो अंतर मिला था उसी अंतर को लेकर के वह उस समय के तत्कालीन भूगर्भ शास्त्री विद्वान जॉर्ज एरी महोदय के पास ले गए। ठीक ना, और जॉर्ज एरी महोदय को उन्होंने संबंधित आंकड़ों को दिया और उनसे पता लगाने का मतलब ये जानने का प्रयास किए कि यह जो अंतर आ रहा है वह किन कारणों से आ रहा है। हालांकि पहले से इनका संदेह था कि हिमालय उस साहुल रेखा को, उस फ्लू लाइन को हिमालय अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ऐसा ये सोच रहे थे एवरेस्ट महोदय। फिर भी अपने को क्लियर करने के लिए वह जॉर्ज एरी के पास गए और जॉर्ज एरी ने अपने विचारधारा के द्वारा इसको इसको परिभाषित करने का या इसके बारे में बताने का प्रयास किया। अब यहीं से प्रारंभ होता है भू संतुलन की विचारधाराओं का विकास। अब सभी विद्वान अपने अपने मतानुसार धरातल के जो विभिन्न उच्चावच हैं, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, खाई हो, ठीक, इन सभी की संतुलन की स्थिति को बताने का प्रयास किया और इसी के संदर्भ में जॉर्ज एरी महोदय की जो संकल्पना है वो प्रस्तुत होती है और इसी पे हम लोग आज चर्चा भी करेंगे। देखें आप, तो इन्होंने 1859 ईस्वी में जॉर्ज एरी ने जो संतुलन की संकल्पना प्रस्तुत की, वह 1859 ईस्वी में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपने। और बच्चों, संतुलन के संदर्भ में जो इन्होंने सिद्धांत दिया, जो इन्होंने संकल्पना प्रस्तुत की, वह टोटल नाव के तैराव के नियम पे है, नाव के तैराव के नियम पे आधारित है। और आप जानते हैं कि यह नियम आर्किमिडीज के सिद्धांत पर भी लागू होता है। आर्किमिडीज महोदय ने तैराव के नियम का प्रतिपादन किया था, तो आप इसको यह भी कह सकते हैं कि इनका सिद्धांत नाव के तैराव के नियम के साथ साथ आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। जैसा हम लोग जानते भी हैं कि जब किसी नदी में या सागर क्षेत्र में नावें चलती हैं तो नाव का बृहद भाग, मतलब बड़ा सा भाग जल के अंदर डूबे हुए स्थिति में होता है, जबकि कुछ ही भाग उसका दिखाई देता है ऊपर की ओर से, ठीक, या अपने भार से बराबर वह भार को हटाता है और उसी वजह से वह संतुलन की स्थिति में जल में चलता रहता है। ठीक, इसी पर इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि धरातल पे इस नाते विभिन्न प्रकार के उच्चावच संतुलन की स्थिति में हैं क्योंकि उनका अधिकांश भाग जमीन के अंदर या धरातल के अंदर धंसे हुए अवस्था में है। या हम ऐसे कह सकते हैं सामान्य तौर पे कि यदि हमें किसी भूस्थल का, यदि मान लीजिए धरातल का ऊपरी तल है, ठीक, तो यदि कोई भाग हमें धरातल के ऊपर एक भाग दिखाई दे रहा है छोटा सा, तो इसका 9 हिस्सा जमीन के अंदर धंसे हुए अवस्था में है। और यही कारण है कि अधिकांश भाग धंसे हुए अवस्था में होने के कारण ये धरातल के उच्चावच, ठीक, अपने को संतुलन की स्थिति में बनाए हुए हैं। ठीक है, सबके
जो वेट हैं वह एक समान हो सकते हैं, लेकिन जो धंसाव का प्रोसेस है वह सबसे अधिक उसी का होगा जो धरातल के ऊपर सबसे ऊंचा होगा, उससे कम जो उससे नीचा होगा, उससे कम जो उससे थोड़ा नीचा होगा। ठीक ना। तो ये आप देखें यहां पे एक डायग्राम के माध्यम से, ये जार एरी महोदय ने अपने इस डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझाने का प्रयास किया। यह तल है, ऊपरी तल है जल का, और इन्होंने इसके लिए लकड़ी के समान घनत्व के भिन्न भिन्न ऊंचाई के टुकड़ों को उन्होंने लिया और उसके साथ ठीक उन्होंने एक जल में इन लकड़ी के सभी जो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, सब लकड़ी के टुकड़े हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और उन्होंने सभी को जल के अंदर डुबोया। और डुबोने के बाद ये पाते हैं कि जो सबसे ऊंचा जल में है, जल के ऊपर जो सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है, बच्चों उसका अधिकांश भाग जल के अंदर डूबे हुए स्थिति में है। ठीक, उसके बाद इससे जो नीचा है उसका भी जल के अंदर इसकी तुलना में थोड़ा कम डूबा है, इसकी तुलना में थोड़ा कम डूबा है। यह सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, मतलब इसकी हाइट धरातल पे बहुत ही कम है, तो इसका भाग अधिकांश भाग भी जल के अंदर भी थोड़ा सा डूबे हुए स्थिति में। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो कह सकते हैं कि जार जेरी ने अपने संकल्पना में यह बताने का प्रयास किया कि धरातल के सभी उच्चावच इस वजह से संतुलन की स्थिति में है क्योंकि उनका अधिकांश भाग जमीन के अंदर धंसे हुए अवस्था में है। यही कारण है अधिकांश भाग धंसे होने के कारण यह अपने को संतुलन के स्थिति में बनाए हुए हैं। हालांकि कुल आगे चल करके इनके इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी की गई, क्योंकि आपको पता है और हम सब जानते भी हैं कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर, कितना बच्चों, प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो यदि हम हिमालय को एग्जाम्पल में रखें तो हिमालय 8,850 मीटर के आसपास गहराई है, ऊंचाई है इसका। तो यदि इतना ऊंचा उठा हिमालय लगभग 9 किलोमीटर के आसपास धरातल के ऊपर दिखाई देता है और यह बताते हैं कि 9 भाग जमीन के अंदर धंसा होता है, तो इसका 9 भाग यदि हम जमीन के अंदर धंसे अवस्था में रखें तो लगभग 81 किलोमीटर हो जाएगा इसका जड़, जहां पर यह संतुलन की स्थिति में या स्थिर अवस्था में या ठोस अवस्था में नहीं हो सकता है, क्योंकि तापमान में वृद्धि होने के नाते यहां पर ये सब क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। सारे जो चट्टानी पदार्थ हैं सब पिघले हुए अवस्था में चले जाएंगे, मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक, तो इन आधारों पे थोड़े से हम लोग इनकी आलोचनाएं कर सकते हैं। फिर भी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जार जेरी महोदय ने अपने संकल्पना को बहुत आसानी के साथ, सुगमता के साथ प्रस्तुत करने का कार्य किया है। आज के क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।